गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। साझेदारी फर्म का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत लेसन से जो है त्रिपाठी और चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2015 को क्रमशः 60,000 और 40,000 है और इसी वर्ष के दौरान उन्होंने 30,000 रुपए का लाभ कमाया है। साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदारों को प्रति माह 1,000 के दर से वेतन प्राप्त होता है और पूंजी पर उनको ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है 5%। साथ में इन्होंने त्रिपाठी और चौहान इन्होंने आहरण किया है। त्रिपाठी ने 12,000 रुपया का आहरण किया है, चौहान ने 8,000 रुपये का आहरण किया है और एक सेंटेंस छूट गया है, उनके आहरण पर 5% ब्याज भी लगाया जाता है और इनकी पूंजी स्थायी मानते हुए आपको लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करना है। यहाँ पे प्रश्न में पूंजी स्थायी है। पूंजी स्थायी जब होती है तो स्थायी पूंजी की दशा में आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के बाद पूंजी खाते बनाने के लिए 2 प्रकार के पूंजी खाते बनाने पड़ेंगे। एक पूंजी खाता बनेगा और दूसरे नंबर पे साझेदारों का चालू खाता बनेगा। पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी दिखेगी और पूंजी खाता बंद हो जाएगा और चालू खाते में पूंजी के अलावा जो पूंजी पर ब्याज है, वेतन है, लाभ हानि नियोजन खाते का आंसर जो रहेगा, साथ में आहरण पर ब्याज, ये सभी चालू खाते में दिखेगा। तो प्रश्न की शुरुआत अभी हम करते हैं। तो सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाते के लिए 4 कॉलम, डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम। अभी लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में सबसे पहले इन्हें फर्म में कितना लाभ हुआ था वो सेंटेंस पहले आपको लिखना पड़ेगा। वह रहेगा शेष लाग के रूप में। तो शेष लाग क्रेडिट में 30,000 रुपया और फिर त्रिपाठी और चौहान इन दोनों को 1,000 रुपया प्रति माह वेतन मिलता है। वेतन की सूचना डेबिट में लिखोगे। 1,000 गुना 12 प्रति माह की सूचना होने के कारण आपको वार्षिक वेतन दिखाना है। त्रिपाठी को 12,000 रुपया वेतन मिलेगा, चौहान नाम के साझेदार को भी 12,000 रुपया वेतन मिलेगा और इस प्रकार से टोटल वेतन हो जाएगा 24,000। साथ में पूंजी पर ब्याज इनको देना है। पूंजी पर ब्याज की दर 5% थी और उनकी पूंजी 60,000 एवं 40,000 थी। त्रिपाठी को पूंजी पर ब्याज मिलेगा 60,000 का 5% 3,000 रुपया और चौहान को 40,000 का 5% 2,000 रुपया। इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज मिलेगा 5,000। और फिर आहरण की सूचना थी। आहरण की सूचना लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं दिखाते। आहरण पर ब्याज की सूचना आपको लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखानी पड़ती है। आहरण पर ब्याज आप निकालोगे। त्रिपाठी का आहरण 12,000 रुपये था, 12,000 का 5% 600 रुपया और चौहान ने आहरण किया था 8,000 रुपया, 8,000 का 5% 400 रुपया। इस प्रकार से दोनों पक्षों में क्रेडिट में लाभ और आहरण पर ब्याज आ चुका है। डेबिट में वेतन, पूंजी पर ब्याज, ये 2 मदे लिख चुके हैं। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट के 2 पक्षों की तुलना करोगे तो क्रेडिट पक्ष बड़ा है। क्रेडिट का योग हो जाता है 31,000 और 31,000 में से डेबिट पक्ष का योग अगर घटाते हैं तो 24,000 माइनस और 5,000 मतलब कि 29,000 रुपया घटेगा। तो टोटल बचेगा 2,000 रुपया। यह रहेगा लाभ हानि नियोजन खाते के आधार पर लाभ। अभी इस लाभ को त्रिपाठी और चौहान ये 3:2 के साझेदार होने के कारण 3:2 में लाभ हानि का विभाजन करोगे। 2,000 का 3/5 त्रिपाठी के हिस्से में आएगा और 2,000 का 2/5 चौहान के हिस्से में आएगा। तो त्रिपाठी को मिलेगा 1,200 रुपया, चौहान को मिलेगा 800 रुपया। तो इस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता कंप्लीट हो जाएगा और ये जो लाभ है साझेदारों के चालू खाते में ट्रांसफर करना है। पूंजी खाता स्थायी होने के कारण जो भी कुछ पूंजी के अलावा जो भी कुछ सूचनाएं होती है वो सभी चालू खाते में प्रभावित होगी। इसलिए लाभ हानि नियोजन खाते का जो लाभ है वह साझेदारों के चालू खाते में ट्रांसफर होगा। इसलिए डेबिट पक्ष में साझेदारों के चालू खाते से करके आपको लिखना पड़ेगा। तो ये पहला खाता कंप्लीट हो गया। उसके बाद इनकी पूंजियां स्थायी होने के कारण आपको बनाना पड़ेगा साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों के पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी दिखानी है। पूंजी हमेशा क्रेडिट शेष दिखाती है, इसलिए क्रेडिट पक्ष में
साझेदारों का पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में शेष लागा करके दिखाओगे। त्रिपाठी की पूंजी 60,000 है, चौहान की पूंजी 40,000 रुपया है। और इस पूंजी खाते में पूंजी के अलावा कुछ भी मदें दिखानी नहीं है, क्योंकि पूंजी स्थायी है। स्थायी पूंजी होने की दशा में जो पूंजी का प्रारंभिक शेष होता है वही पूंजी का अंतिम शेष भी होता है। इसलिए पूंजी का जो प्रारंभिक शेष क्रेडिट में आ गया शेष लागा के रूप में, और वही शेष डेबिट में लिख के इस पूंजी खाते को क्लोज करोगे। और फिर उसके बाद जो पूंजी के अलावा जो अन्य मदें थी, वह जो पूंजी स्थायी होने की दशा में, जब पूंजी स्थिर रहती है तो चालू खाता बनता है। चालू खाते में आपको पूंजी के अलावा बाकी सभी जो मदें हैं उनको आपको दिखाना पड़ता है। तो अभी साझेदारों का चालू खाता हम बनाएंगे। साझेदारों के चालू खाते में सबसे पहले क्रेडिट पक्ष में पूंजी पर ब्याज लिखोगे। पूंजी पर ब्याज है 3,000 एवं 2,000, जो उनकी पूंजी थी 60,000 एवं 40,000 का 5-5%, जो लाभानी नियोजन खाता बनाते समय आप निकाल चुके थे। उसके बाद वेतन है दोनों के हिस्से में 1,000 रुपया प्रति माह की दर से। वार्षिक वेतन उनका 12,000 रुपये त्रिपाठी और चौहान दोनों का वेतन है। लाभानी नियोजन खाते का जो आंसर है वो लाभ जो हुआ था, क्रेडिट पक्ष बड़ा था लाभानी खाते का, लाभानी नियोजन खाते का, इसलिए लाभ जो हुआ है वह साझेदारों के चालू खाते में क्रेडिट में दिखेगा 1200 एवं 800 रुपया। डेबिट में आहरण दिखेगा, आहरण खाते से करके लिखोगे। त्रिपाठी ने 12,000 का आहरण किया था, चौहान ने 8,000 रुपये का आहरण किया था। और इस प्रकार से आहरण खाते से करके डेबिट में लिखोगे। और आहरण पर ब्याज जो निकाले थे 5-5%, 12,000 का 5% 600 रुपया, वो भी डेबिट में। और चौहान का आहरण जो था 8,000 का 5% 400 रुपया। इस प्रकार से पूंजी के अलावा यहाँ पे जो भी मदें थी, पूंजी पर ब्याज, वेतन, लाभानी नियोजन खाते के आधार पर लाभ, आहरण और आहरण पर ब्याज, ये सभी मदें साझेदारों के चालू खाते में दिखेगी। और साझेदारों के चालू खाते के क्रेडिट में पूंजी पर ब्याज, वेतन और लाभ आएगा। और डेबिट पक्ष में आहरण एवं आहरण पर ब्याज आएगा। और इस प्रकार से साझेदारों का चालू खाता भी अभी बंद करना है। त्रिपाठी और चौहान दोनों का क्रेडिट पक्ष बड़ा है। त्रिपाठी के क्रेडिट में आएगा 16,200 रुपया योग, चौहान के क्रेडिट पक्ष में आएगा 14,800 रुपया योग। और अंतर निकालते हैं तो त्रिपाठी का शेष बचेगा 3,600 और चौहान का शेष बचेगा 6,400। और चालू खाता यहाँ पे कंप्लीट होगा। त्रिपाठी और चौहान के चालू खाते का शेष बचेगा 3,600 एवं 6,400। पूंजी खाते का शेष जो स्थायी होने के कारण जो प्रारंभिक शेष है वही अंतिम शेष दिखेगा। तो जब पूंजी खाते स्थिर होते हैं तो पूंजी खाता अलग से बनता है, उसमें पूंजी के अलावा आपको कुछ भी दिखाना नहीं पड़ता। और चालू खाते में पूंजी के अलावा जो अन्य मदें होती है साझेदारों से संबंधित, वो मदें आपको दिखानी पड़ती है। और इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा, यही आशा करते हैं। धन्यवाद।